या सो आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ओके, आ जाइए। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर मीन्स गलती, मिस्टेक, जो कि बुक्स में हम करते हैं, ठीक है, और उन्हें ठीक करना ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की ज़रूरत क्या है? ऑब्वियस बात है, जब मिस्टेक है तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो ना बन सके क्योंकि टैली वेली नहीं हो रहा है, और अगर समझो ट्रायल बैलेंस आपका टैली भी हो रहा है तो भी अगर बना भी दोगे तो जो फिगर्स उसमें डाले वो करेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो याद रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, इसलिए हमें जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो करेक्ट रहने चाहिए। तो करेक्ट रहने चाहिए तो मिस्टेक नहीं रहने चाहिए, मिस्टेक नहीं रहने चाहिए तो अगर कुछ है तो उन्हें रेक्टिफाई करना चाहिए, ठीक है। तो यस, आइए टू रेक्टिफाई दी एरर। तो एरर को रेक्टिफाई करने से पहले जानते हैं कि एरर कितने तरीके के। ये ब्रॉडली चार तरीके हैं जहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल वो चीज़ है जहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। जहाँ पे एसेट को एसेट ट्रीट नहीं किया गया, एक्सपेंसेस को एक्सपेंस ट्रीट नहीं किया गया है, यानी रियल टू नॉमिनल टू, ये सारे प्रिंसिपल्स को क्या किया है, मिक्सअप कर दिया है, गलत ट्रीट किया है। तो व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट फॉलोड, फॉर एग्जांपल लाइक परचेज ऑफ एसेट, ठीक है, इज ट्रीटेड एज expenses, is treated as expenses, like purchase of asset is treated as purchase of goods। तो परचेज ऑफ एसेट्स को अगर हम परचेज ऑफ गुड्स ट्रीट करेंगे तो लेके आके डाल देंगे उसको ट्रेडिंग अकाउंट में, क्या वो आपका खर्चा है करेंट, मतलब क्या वो आपका ईयरली खर्चा है क्या? नहीं, एसेट तो कभी कभार खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, तो इसे एसेट ट्रीट करना चाहिए। ओके, ये कैपिटल गुड्स है, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल को ना फॉलो करना, सो वो एरर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन है जहाँ पे आप ओमिट कर देते हो, यानी पकड़ नहीं पाते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओमिशन जहाँ पे एंट्री आप डालना ही भूल गए, ठीक है, या डाला है तो आधी अधूरी डाली है, ओके, तो उसे बोलेंगे हम ओमिशन। तो या तो पूरा भूल गए या तो आधा अधूरा डाला। सो व्हेन एंट्री आइदर पार्शियली और फुल्ली ओमिटेड। तो भाई देखो, पार्शियली अगर ओमिट किया तो क्या हो गया? फॉर एग्जांपल मैंने भाई, मेरे पास डॉक्यूमेंट आई, सोर्स डॉक्यूमेंट आई, और क्या किया मैंने, जर्नल एंट्री मारी। जर्नल एंट्री तो मार दी, लेकिन लेजर में ले जाके पोस्ट करना भूल गया, लेजर में ले जाके पोस्ट करना भूल गए। अब ये क्या हो गया, आपने जर्नल मार दिया और लेजर में क्या कर रहे हो आप, पोस्ट नहीं कर रहे हो, या क्या कर रहा हो, जर्नल मार दे रहा हूँ एक लेजर में, जैसे समझो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर है, ठीक है, जर्नल मार दिया, परचेज में जाके एंट्री मार दिया, क्रेडिटर में डालना ही भूल गया, ठीक है ना। तो जैसे आप सम्स करते वक्त भूल जाते हो, देखो अरे ये अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना था, बाई या टू में करना भूल जाते हो, यस, पार्शियल ओमिशन। फुल्ली ओमिशन क्या, पकड़ा ही नहीं है, कुछ भी एंट्री मारा ही नहीं है, मतलब कुछ डाला ही नहीं है। तो डाला ही नहीं है तो समझो मैंने परचेज किया, सोर्स डॉक्यूमेंट है, उसको मैंने कुछ एंट्री ही नहीं मारा, तो बुक्स में आया ही नहीं है, अनरिकॉर्डेड। ओके, देन एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन वो चीज़ है जहाँ पे आप फिगर्स के साथ, जो कि आप करते रहते हो, आप लोग टोटलिंग गलत करते हो, क्या बैलेंस जो निकालते हो, बैलेंस टोटलिंग वो गलत करते हो, अमाउंट्स को गलत लिख देते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, ठीक है, और क्या, रॉन्ग अकाउंट को किसी और अकाउंट में डालना था, किसी और अकाउंट में ले जाके डाल देते हो, ठीक है। प्रिंसिपल तो बराबर ही फॉलो किया है, लेकिन ये अकाउंट में डालते हो गलती कर दी आपने, ठीक है। सो व्हेन मिस्टेक्स आर डन विद रेस्पेक्ट ऑफ अमाउंट, ठीक है, लाइक पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, उस अमाउंट को ले जाकर रॉन्ग, जैसे कि परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट था, राहुल से परचेज किया था क्रेडिट में, अभी आपने इंस्टेड ऑफ राहुल अकाउंट में पोस्ट करने की जगह पे आपने रोहन के अकाउंट में वो एंट्री डाल दी, ठीक है। रॉन्ग बैलेंसेस, पोजिंग बैलेंस था 1278 का, कोई एंट्री डालना था, आपने फिगर कितना पकड़ लिया, 1278 का फिगर था, आपने कितना पकड़ लिया, 1728। टोटलिंग एरर,
वगैरह, ये सारी चीज़ें जो फिगर्स के साथ करते हो ना आप, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन। लास्ट आता है कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर ऐसी चीज़ है जो आपने गलती तो की है, लेकिन एक गलती दूसरी गलती, जैसे नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाती है ना, वैसे इधर एक गलती दूसरी गलती से मिलकर क्या हो जाती है, कहीं पे पता ही नहीं चलता कि गलती की है। जैसे कि इट मीन्स ड्यू टू द एरर इफेक्ट, इट मीन ड्यू टू द एरर, कॉम्पनसेटिंग एरर की वजह से एरर का इफेक्ट चला गया है, नलीफाई हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मुझे पैसा मिला, ठीक है, मुझे पूजा ने पैसे दिए, डेट है मेरी, पैसा आया तो क्या एंट्री आना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू पूजा अकाउंट, ठीक है। अब इंस्टेड ये एंट्री मारे बिना मैंने क्या कर दिया, गलती कर दी, एरर कर दी, क्या कि भाई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखा जाएगा ना, तो जब मैं टीवी बनाऊंगा, ठीक है, टीवी पे उसका कोई भी असर नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि देखो सेल्स बढ़ा तो इधर नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये एंट्री की बात कर रहा हूँ। सेल्स बढ़ा तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और इस तरफ से क्या, कैश उतने से बढ़ गया, टैली। और वही अगर मैं इसको पकड़ता, चलो जो ओरिजिनल जो एक्चुअली मारना चाहता, चलो फिर से टीवी बनाते हैं, कैश बढ़ गया, डेटर कम हो गया, अभी भी टैली, इधर जो भी फिगर आएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे नहीं मारा, मैंने क्या किया, ऐसी एंट्री मार दी, जो कि अल्टीमेटली क्या होता है, आपका ट्रायल बैलेंस ना मैच ही होता है। इसलिए बोलते हैं कि भाई बैलेंस शीट मैच हो रही है या ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो करेक्ट ही हो। ओके, सो हमने देखा कॉम्पनसेटिंग एरर, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। देख लो जरा एक बार। तो ऐसा बोला जाता है कि भाई तो देखो, अगर ऐसी ऐसे काइंड ऑफ एरर आप करोगे ना, गलती इस तरह की गलती, तो ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं होता। ट्रायल बैलेंस बोलेगा हाँ ठीक है भाई, एक डेबिट एक क्रेडिट है, चलो मैच हो रहा है, ठीक है। यानी डिफरेंसेस नहीं आएंगे ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस शुड मैच ना, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आप इस तरह की गलती करोगे, एरर ऑफ कमीशन वाली, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस भाई विल नॉट एग्री। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंसेस आएगा, क्योंकि आपने एक जगह कुछ और अमाउंट डाला है और दूसरे जगह कुछ और अमाउंट डाला है, ठीक है। मेन बुक्स में जो भी आपने किया है, मेन बुक्स में, उन सब में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा डेबिट एंड क्रेडिट में। इसमें बताओ क्या हो सकता है, बताओ। अगर मैं कंप्लीटली कोई ट्रायल, मतलब अपने बुक्स में कुछ एंट्री नहीं मार रहा, तो उससे तो कोई ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले ही नहीं है आपने कोई नो ट्रायल बैलेंस में लग रही, आपने क्या किया, कोई एंट्री को बुक्स में लेके ही नहीं आया, तो उसमें ट्रायल बैलेंस में फ़र्क क्या पड़ने वाला। तो इधर ट्रायल बैलेंस विल एग्री। बट जहाँ पे आपने एक जगह एंट्री मार दी और दूसरी जगह नहीं मार रहे हो, एक जगह पोस्ट कर दिया दूसरी जगह नहीं पोस्ट कर रहे हो, तो जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, तो परचेज मैंने बढ़ा दिया लेकिन पार्टी में मैंने डाला ही नहीं, तो परचेज आता है डेबिट में, पार्टी आता है आपका क्रेडिट में। परचेज में अमाउंट है, क्रेडिट में डिफरेंस आएगा फिर, ठीक है। तो टी बी will not agree। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस विल एग्री, क्योंकि आप यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट तो फॉलो कर रहे हो, लेकिन अकाउंट्स जिसको जहाँ कैपिटल एसेट को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल, ऐसे पकड़ के चल रहे, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस विल एग्री, यानी इधर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं आएगा। एग्री मतलब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं आएगा।
यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, ओके। बिफोर मूविंग फर्दर इनटू द रेक्टिफिकेशन, थोड़ा ये क्वेश्चंस में पूछेंगे ऐसे तरह के, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सेल्स बुक, देखो जब कंपनी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जनरली इस तरीके के सब्सिडरी बुक्स मेंटेन किए जाते हैं। ये लेजर नहीं है, ये लेजर नहीं, ये अकाउंट नहीं है, ये बुक्स है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल समझो मेरा एक दिन में बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक दिन में मेरे बहुत सारे सेल्स होते हैं, या मंथली मेरे बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो सब में जाके अकाउंट में एंट्री मारने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, एक मेमोरेंडम, एक सेकेंडरी बुक्स मेंटेन करता हूँ। इसे बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स, इसे बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो जैसे कि भाई मैंने सेल्स किया रोहन को, तो रोहन को सेल्स किया, डिटेल आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा, क्या सेल किया, कब सेल किया, वो सब आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। फिर रोहित को सेल किया, वो आ जाएगा, ठीक है। फिर सो एंड सो फलाना डिमका, जिसको भी सेल्स करते जा रहा हो वो आ जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे या एट द क्वार्टर, यानी बाई मंथली, मंथली, जैसे भी हो, जैसे भी कंपनी अपना उनका जो भी पॉलिसी है, 2 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, मैं क्या करूँगा, पूरा जो टोटल करूँगा और उसको उठा के डाल दूंगा सेल्स में, अकाउंट में। अब सेल्स अकाउंट में जो फिगर दिखेगा वो क्या दिखेगा, टोटल वाला, इंडिविजुअल नहीं। इंडिविजुअल किधर दिख रहा है, इंडिविजुअल इसमें सेल्स बुक में रहेगा कि भाई इस को सेल्स किया, बट यहाँ पे जो इंडिविजुअल डाला है ना, हाँ, अब मैं राहुल का अकाउंट लूंगा, तो राहुल के अकाउंट में जितना उसको सेल किया है, एंट्री क्या आएगी, सेल्स क्रेडिट में करेंगे तो राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स। तो देखा जाए तो जब मैं ये एंटर करता हूँ तो डेटर का लेजर को अपडेट कर देता हूँ, डेटर का लेजर को क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर दे रहा हूँ। ओनली थिंग जो अपडेट नहीं होती वो क्या होती है, सेल्स। वो कब अपडेट होती है कि भाई वो मंथली हो सकता है, कभी हो सकता है, पूरे महीने का एक बार उठा के सेल्स में मैंने डाल दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं एंट्री मारते जाता ना सेल्स बुक में, वैसे वैसे ये जो पर्टिकुलर डेटर्स है वो अपडेट होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राहुल को इधर किया, पता चला राहुल को 2 दिन बाद फिर किया, और मैं महीने में एक बार सेल्स में डालता हूँ सब, तो फिर से क्या आ जाएगा, फिर से राहुल को पैसा सेल्स क्या करके आ जाएगा। तो राहुल तो अपडेट होते रहता है, जैसे मैं सब्सिडरी बुक्स में जैसे एंट्री मारूंगा वैसे राहुल को भी अपडेट करते जाऊंगा। लेकिन सेल्स अकाउंट को अपडेट कब करूंगा, एट द एंड ऑफ द मंथ और वॉट एवर द पॉलिसी ऑफ द एंटिटी। ओके, तो समझ गए। अब सेल्स बुक में एसेट का सेल नहीं आता, अदर देन गुड्स का सेल, या जिसमें आप बिजनेस करते हो, ठीक है। सेल्स में जिसका आप बिजनेस करते हो अदर देन उसका एंट्री नहीं आता, समझ गए। एक सेकंड, ठीक है। तो सेल्स में अदर देन एसेट, एसेट जो भी बेचा वो नहीं आएगा, और कैश सेल्स नहीं आएंगे। कौन से दो चीज नहीं आएंगे, एसेट जो सेल किया वो और कैश जो सेल किया वो। ये एक्चुअली आपको सब्सिडरी बुक्स वो सब चैप्टर में पढ़ाना चाहिए, बट साथ ही में इधर ही हो जाएगा, तो अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एसेट सेल्स और कैश सेल्स वो सेल्स बुक में नहीं आता, ठीक है। एसेट का जो सेल है वो तो एसेट वैसे भी कम रहते हैं, एसेट आप बेचते नहीं रहते हो, तो डायरेक्टली अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। जैसे फर्नीचर बेचा तो वो इधर नहीं आएगा, फर्नीचर अकाउंट से आप एंट्री मार दोगे डायरेक्टली बुक्स में लाके इधर, क्या बोलते हैं ये सब्सिडरी बुक्स में नहीं, प्राइमरी बुक्स। प्राइमरी बुक्स क्या होते हैं, जो लेजर्स अकाउंट्स, ठीक है। और जो कैश सेल्स है वो भी इधर नहीं आएगा, क्योंकि वो आएगा आपके कैश बुक में। तो कैश बुक में, कैश बुक के तरफ आते हैं अभी। कैश बुक क्या है, देखो
कैश बुक इज नथिंग लाइक, मतलब कैश बुक आपका वही अकाउंट जैसा ही रहता है, ठीक है। बट सिंपली इसको बुक्स बोलते हैं। बुक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका टर्नओवर इतना, मतलब बहुत सारे कैश 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 आते हैं, तो अकाउंट क्या होता है वो मेसी हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, बुक मेंटेन करते हैं। और बुक में कैसे मेंटेन करते हैं कि भाई उसमें बहुत सारे आप कॉलम बना दोगे कि भाई ये सेल्स किया है, ठीक है, और ये डिस्काउंट मिला है। तो जैसे कैश कौन से तरीके में कैश आया और कौन से तरीके में कैश गया, जैसे कि इसको भी अकाउंट वैसे ही, जैसे आप कैश बुक, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं वैसे ही रहता है, ठीक है। तो जैसे कैश में कैश लेजर रहता है, बैंक का कॉलम रहता है, ऐसे अलग अलग कॉलम्स रहते हैं, ठीक है। और एक्सपेंसेस वाइज भी अलग अलग कॉलम रहते हैं कि भाई किस किस में मैंने क्या क्या खर्चा किया है। जैसे कि देखते हैं, चलो ये पर्टिकुलर्स हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ऑफिस एक्सपेंसेस में हर बार पैसे बहुत देने पड़ते हैं मुझे, ठीक है। ऑफिस तो रिसीवेबल है, कैश है, खर्चा इधर आएगा, क्रेडिट डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस, रेंट, ऐसा ऐसा जो भी एक्सपेंस वैसा लिख दिया, ठीक है। इनकम में इधर बैंक में डिपॉजिट, बैंक भी लिख दिया कि भाई क्योंकि बैंक से आ रहा है जा रहा है कैसे, क्योंकि कैश में कैश भी आता है और बैंक भी आता है, इधर कैश भी डाल दो, कैश बैंक एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इसमें इसमें आप लोग अपडेट करते जाते हो कि भाई किसका कैसा क्या क्या है करके। इन द सेंस जो भी खर्चा हुआ कैश में खर्चा हुआ, तो कैश में खर्चा हुआ तो क्या होगा, कैश से आप क्या करोगे, कैश से स्टेशनरी खरीदा तो स्टेशनरी में क्या करोगे, जैसे डेबिट में डालते हो, सॉरी क्रेडिट में डालते हो, खर्चा हो गया पैसे गए, तो क्रेडिट में जाके स्टेशनरी में कि भाई कैश से कैश परचेजेस किया करके उधर स्टेशनरी में डाल दोगे अमाउंट, ठीक है। इन शॉर्ट वही जो भी कैश अकाउंट के तरीके से ये भी बनता है, ठीक है। बट जो भी कैश सेल्स है वो इसमें आएगा, कैश परचेजेस है वो भी इसमें आएगा। ओनली क्रेडिट परचेजेस ही इसमें आएंगे, एंड दैट टू ऑफ गुड्स ओनली, नॉट ऑफ एसेट्स। तो सेम परचेज बुक, सेल्स बुक, जो एन नंबर ऑफ एंट्री रहता है उसका इधर ये लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और कैश बुक सॉर्ट ऑफ कैश अकाउंट जैसा ही रहता है, ठीक है, कैश के अकाउंट जैसा ही रहता है, जिसमें से कैश के अकाउंट जैसे रहता है, जिसमें अल्टीमेटली बस यही देखना रहता है कि भाई कितना आया, तो आया तो डेबिट साइड में आप डालते जाओगे, ठीक है। तो समझो मैं ऐसे कैश का बैलेंस बना रहा हूँ कि भाई कैश बुक, इसमें कैश बैंक या और कुछ डिस्काउंट्स एंड सो रहेगा, तो कैश बैंक डिस्काउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। अब समझो पैसे आए तो कैश, समझो कैश में पेमेंट आया, तो कैश में कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, पार्टी, तो इधर आ जाएगा टू पार्टी, कैश में पैसे आए। और अगर आपने किसी को दिया बैंक के थ्रू तो टू बाई पार्टी, पार्टी को पैसे दिए बैंक में थ्रू, ऐसे तो ऐसे चलते ही रहता है, ठीक है। और इसका बैलेंस जो भी है उठा के हम किधर डालते हैं, इसमें। जब आप टोटल करोगे तो ये टोटल से रिफ्लेक्ट होता है कि भाई कैश अकाउंट में कितना बैलेंस है या बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। और क्योंकि ये तो रेवेन्यू आइटम कुछ है नहीं, डायरेक्टली क्लोज जब करेंगे तो क्लोज करते ही पता चल जाता है हमें कि भाई किसका कितना है। इंडिविजुअल का बैलेंस आता है, तो इंडिविजुअल बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, कैश अकाउंट में इतना पैसा है, ऐसा ही ये सब्सिडरी बुक से पता चल जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कैश में मुझे मिला 1000, मैंने कैश में कुछ भी नहीं पे किया, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई अब मेरे पास कितना पैसा बचा है कैश में, बाय बैलेंस क्लोज डाउन 1000 रुपये। तो आप लोग बोलोगे कि सर ये सॉर्ट ऑफ तो अकाउंट ही लग रहा है, बट रिमेंबर अकाउंट कभी भी इंडिविजुअल बनता है, साथ में पूरा नहीं बनता। तो इसमें सारी चीज़ें एक साथ जोड़े, इसलिए इसको कैश बुक बोला जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि क्या सर मतलब कैश बुक बनाएंगे तो अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं, ये कैश बुक अकाउंट बनता है,
ठीक है। तो इसमें n नंबर ऑफ एंट्रीज आएंगे, मैं एक का पूरा का बैलेंस उठा के डाल दूंगा कि भाई क्लोजिंग डे में कि भाई इतना मेरा कैश बैलेंस है करके। ओके, जैसे अभी 1000 का केस जो दिखा था। चलो, तो ये हो गया। परचेज भी सेम, ठीक है, परचेज का भी सेम, जो जितने सारे परचेज उसका टोटली उठा के डालोगे। ओके ना, जैसे सेल्स का था वैसे परचेज का, ठीक है। अभी या तो अब हम आ गए अपने कोर कंटेंट पे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में 3 स्टेजेस रहते हैं, मतलब हर एक अलग अलग स्टेज में कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेज जहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है अभी तक, पहला स्टेज बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनी नहीं है। ट्रायल बैलेंस कब बनती है? जब जर्नल हो जाती है, लेजर पोस्ट हो जाती है, उसके बाद एक पर्टिकुलर डेट पे मैं लेजर में से जो भी बैलेंस है एक्सट्रैक्ट करके ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ। ओके, तो ट्रायल बैलेंस बनी नहीं है, तो उस टाइम पे जहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं बनी है, तब अगर वन साइड एरर है, यानी वन साइड एरर वो बोलते हैं जैसे कि मेरा डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम में एक लेजर को मैंने बराबर से अपडेट किया, प्रॉब्लम है सिर्फ दूसरे लेजर में। तो एंट्री जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज तो मैंने बुक कर दिया लेकिन कैश में मैंने डाला ही नहीं, ऐसा वन साइड एरर है। तो गिव इफेक्ट ऑन वन अकाउंट ओनली, उस एक ही अकाउंट में हमें इफेक्ट देना है, ठीक है, उस एक ही अकाउंट में हमें इफेक्ट देना है। तो हेयर रेक्टिफिकेशन एंट्री कैनॉट बी पास। इधर एंट्री वाइज जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, इधर जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, इधर एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? स्टेटमेंट। क्या दिया जाएगा? स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसे बोलते हैं रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, जिसमें हम बोलेंगे कि भाई ये जो समझो कैश बुक है ये अंडर कास्ट है, तो इसको भाई बढ़ाओ इतने से, तो टू और बाई जो भी है उधर बस उसको लियो, ठीक है। अभी आज के डेट में पता है, आज के डेट में तो मशीन बेस्ड है, टैली वगैरह ये सब है, तो ये तो रियल टाइम में हो जाता है कि भाई सारा प्रॉपरली मैच करता है, क्योंकि अगर मैच नहीं होता तो एंट्री मारने नहीं देता। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे मैं बुक्स मेंटेन करता हूँ, फिजिकल बुक्स, या ऐसे कोई सॉफ्टवेयर जो लिंक नहीं है, जैसे टैली सब एक दूसरे से लिंक है, या एक्सेल में बना रहा हूँ, तो उस टाइम पे भी इस तरीके की मिस्टेक हो सकते हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है? करेक्ट, इधर रेक्टिफिकेशन एंट्री पास नहीं होगी, सिर्फ रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट किया जाएगा। रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, ओके। और अगर डबल साइड में प्रॉब्लम है, यानी परचेज टू कैश दोनों ही एंट्री में, मतलब मैंने या तो फिगर्स लिए या तो जो भी दोनों साइड से मतलब एंट्री पास कर सकते हैं। अभी समझो परचेज अकाउंट टू कैश में मैंने गलत सेलेक्ट कर दिया, जहाँ पे मैं आई कैन करेक्ट नाउ थ्रू पासिंग द एंट्री, थ्रू पासिंग द एंट्री, देन यू हैव टू पास द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक इस पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक, ओके। या तो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 तक, ठीक है, ये हम करेंगे। फिर तो ये हो गया जहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनी नहीं है। दूसरा फेज आता है जहाँ पे ट्रायल बैलेंस बन चुकी है लेकिन फाइनेंशियल्स बनी नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, जो ट्रायल बैलेंस से देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट बनाते हैं ना, वो नहीं बनी है। तो तब क्या होगा? अगर वन साइडेड एरर है अभी भी, क्योंकि हो सकता है ट्रायल बैलेंस में मैच नहीं हो रहा है, राइट ना, ट्रायल बैलेंस बन चुकी है लेकिन टैली नहीं हुई है इस केस में, ठीक है, या टैली हुई है तो डबल साइड में वो मतलब एक तो टैली नहीं होती, तो देखो ट्रायल अगर आपका जर्नल और एरर रहता है ना, तो वही जो एरर और कमीशन ओमिशन किस में ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा वो तभी बता दिया था मैंने। तो डिफरेंस आता है तो एक अकाउंट क्रिएट होता है, उसे बोलते हैं हम सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं? सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। वो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है और वो पता नहीं रहता कि भाई ये किस वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ है, तो पहले फिर जाके देखना पड़ता है कि भाई ये सस्पेंस किस वजह से है, तो किस वजह से, तो फिर से हम आ जाते हैं इधर कि भाई कौन से एंट्री में किधर क्या है करके। तो जैसे इसमें क्या किया हमने, इसमें हम पर्टिकुलर एंट्री नहीं मारेंगे, बराबर ना, एंट्री नहीं मारेंगे, हम क्या करेंगे उस अकाउंट में उठा के डाल देंगे, बट यहाँ पे हम एंट्री मारेंगे। कहाँ पे?
जब ट्रायल बैलेंस है, हम ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस के फेज पे आ गए हैं लेकिन फिनेंशियल बनाए नहीं, उस केस में जो भी वन साइडेड डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा कि मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दी, परचेज में एंट्री बराबर बुक लिख दी थी कि भाई परचेज अकाउंट टू कैश करके परचेज लेजर को अपडेट किया, कैश के लेजर को अपडेट नहीं किया, कैश के लेजर को अपडेट नहीं किया, तो अब जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री मारनी पड़ेगी मुझे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ऐसी एंट्री मैं मारूंगा। तो यानी जो इन शॉर्ट जो इधर मैं टू या बाई करके जो स्टेटमेंट दूंगा, उस टू या बाई के स्टेटमेंट के जगह पे सस्पेंस आ जाएगा, वो कैसे वो पता चलेगा, ठीक है। और अगर एक डबल साइडेड है तो एज यूजुअल जैसे रेक्टिफिकेशन एंट्री मारते हो वैसे इधर भी एंट्री मारोगे, ठीक है, सस्पेंस नहीं आएगा नॉर्मल, क्योंकि आपने इधर पहचान लिया कौन से लेजर में मिस्टेक। मुझे पता है अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, सम करेंगे समझ में आएगा। और अगर आफ्टर फाइनेंशियल जब अगर बन जाती, फाइनेंशियल बन जाती तो खत्म, आप क्या रेक्टिफाई करोगे, सब तो बैलेंस लेके आगे सब कर दिया, साइन हो गई, अब क्या करोगे, अगले साल उसको सुधार करोगे। अगले साल कैसे सुधार करोगे, अब आप सोचो सर अगले साल, हाँ तो इस साल में तो कुछ नहीं कर सकते, और अगले साल सुधार करेंगे तो इस साल में कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि फाइनेंशियल फ्लो आपका फ्रीज हो चुका है। तो अल्टीमेटली जो भी चेंज करोगे वो नेक्स्ट ईयर में, फॉर एग्जांपल 19-20 के फाइनेंशियल ईयर में कुछ मैंने गलतियां थी, फाइनेंशियल बना दी, अब मैं चेंज करूंगा तो जो भी रेक्टिफाई करूंगा तो 2021 की फाइनेंशियल ईयर में करूंगा, और उसका इफेक्ट भी 2021 की फाइनेंशियल ईयर में ही दूंगा, 19-20 में कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। तो जो फिगर्स ऐसे आते हैं ना, फॉर एग्जांपल समझो परचेज था, ठीक है, 10,000 का परचेज था वो पकड़ा नहीं, 10,000 का परचेजेस था वो पकड़ा नहीं, फिनेंशियल बन गई, सब बन गई, अब मैं क्या करूँगा, इस साल में वो परचेज बुक करूँगा, भले वो पिछले साल का क्यों ना हो लेकिन इसी साल में परचेज बुक करूँगा, जिससे क्या होता है मेरा खर्चा इस साल बढ़ जाएगा और इनकम घट जाएगा, ठीक है। बट या वो करंट ईयर, आप बोलोगे सर वो तो करंट ईयर का है नहीं, और हम बोलते कि भाई जो भी करंट ईयर का खर्चा है सिर्फ वही लेंगे, इसलिए इन्हें परचेज नहीं ट्रीट करते, इन्हें ट्रीट करते प्रायर पीरियड आइटम, इन्हें ट्रीट करते प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम कब आता है, जब आप पीएनएल बना देते हो, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट जो आता है ना उसके बाद आता है प्रायर पीरियड। तो आप जो टी वाला फॉर्मेट फॉलो करते हो उसमें तो नहीं आता, उसमें से टी वाला जो फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक बनता है, पार्टनरशिप में देखा होगा, ठीक है। तो हाँ, तो पार्टनरशिप ही नहीं, कैपिटल नॉर्मल सोल प्रोप्राइटर भी रहो, तो नेट प्रॉफिट आप इधर लेके आओगे और इधर लिखोगे कि प्रायर पीरियड आइटम, तो नेट प्रॉफिट जिससे और कम हो जाता है। वही अगर जो वर्टिकल फॉर्मेट जो बनाते हैं, तो आप लोगों ने तो अभी तो वर्टिकल फॉर्मेट किया नहीं है, तो बट वर्टिकल फॉर्मेट में जब आएगा आपका नेट प्रॉफिट ना, उसके नीचे लेस करोगे प्रायर पीरियड आइटम करके, ठीक है। तो ये मेन जो करंट ईयर के परचेजेस में तो नहीं आएगा, प्रायर पीरियड नाम के लिए एक लेजर नहीं बोल सकते आप, ये बस मारोगे सब एंट्री वही परचेज में बुक करोगे सब करोगे, लेकिन मैं परचेज को तो उतने अमाउंट से कम करके प्रायर पीरियड में ही वो उस फिगर को डालूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जब परचेज था पिछले साल का मैंने बुक नहीं किया था, एंट्री तो मैं यही मारूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन से खरीदा था, ठीक है, इस साल मारूंगा, पिछले साल तो मारा ही नहीं, एरर था। अब आप बोल रहे हो सर परचेज का ऑलरेडी ये 10,000 का एंट्री है, परचेज का ऑलरेडी 1 लाख का मेरा परचेज है, ठीक है। तो अब आप आपका डाउट आएगा कि सर ये 10,000 मिलाकर 1,10,000 क्या करंट ईयर के परचेजेस में आएगा, 2 परचेजेस करके, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि लेजर में तो वो 1,10,000 ही दिखेगा, लेजर में तो वो 1,10,000 ही दिखेगा, परचेज के लेजर में 1,10,000 ही दिखेगा, लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस में जब आओगे ना, तो यहाँ पे परचेजेस सिर्फ करंट ईयर का लिया जाता है, इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस सब एक ही पकड़ लो, तो इधर तो 1,00,000 लेंगे, बचा ये 10,000 है ना, इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में प्रायर पीरियड आइटम करके डाल के पकड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि ये पिछले साल का है इस साल का नहीं, प्रायर मतलब पिछला, ओके। चलो
बाकी एंट्री में क्या आएंगे वो हम देखेंगे। ओके, सो ये आपके अलग अलग स्टेजेस है। अभी हर एक स्टेज को पहले उठाएंगे और उस स्टेज के जो सम्स है पहले वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट विल गो विद बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इस स्टेज पर। ओके, चलो या ऐसा लग रहा है कि सर क्या लिख दिया ये करके। चलो देखते हैं। ये जो चीज़ है ना, इसे बोलते हैं रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। तो जैसे कि मैंने कहा, जहाँ पे वन साइडेड इफेक्ट है, यानी एक में मैंने इफेक्ट दे दिया दूसरे लेजर में नहीं दिया, तब आपको ये बनाना है, ठीक है। या मैंने टोटलिंग में कुछ गलती की है उस लेजर में, बाकी लेजर बराबर है, जैसे कि परचेज बहुत सारे परचेज करते हैं, तो परचेज बुक से मैं बैलेंस जो लेके आया हूँ वो बराबर नहीं लेके आया हूँ, तो उस केस में एंट्री क्या मारोगे? क्योंकि सारे पार्टी को तो बराबर से आपने क्रेडिट किया है, लेकिन परचेज को बराबर से एंट्री में लेके नहीं है, तब क्या करोगे? हाँ, तो ऐसे वन साइडेड जब रहेंगे तब आपको ऐसा करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर इन द बुक्स ऑफ रामा एंड को? द टोटल टू परचेज बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाई ₹100। अंडरकास्ट मतलब कम पकड़ा, अंडरकास्ट मतलब कम पकड़ना। तो समझो परचेज बुक्स है, मैं इधर एक एक करते जाता हूँ, ठीक है। तो आप जहाँ पे जैसे खत्म होगा पॉज करके जहाँ पे लिखना है लिख लो या समझ के ले लो। तो समझो मेरा परचेज बुक्स है, अब जैसे कि पता है कि परचेज बुक्स में n नंबर ऑफ परचेज रहते हैं, ठीक है। समझो रोहन से लिया, रोहित से लिया, शुभम से लिया, शुभांगी से लिया, जो भी n नंबर ऑफ है सबसे लेते 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 10, 100, 200, 500, 600। ओके, ऐसा है। कितना आना चाहिए टोटल? कितना आना चाहिए टोटल? 300, 500, 800, 1400, बराबर 1400। अब वो क्या बोल रहा है? द टोटल ऑफ परचेज बुक्स हैज बीन अंडरकास्ट। आना कितना चाहिए था? 1400। आपने कितना पकड़ा? 1300। क्या किया गलती? कैलकुलेशन में गलती कर दी, एरर ऑफ कमीशन। कैलकुलेशन में गलती कर दी, पकड़ना था 1400, पकड़ा 1300। इसको उठा के आप कहाँ डालते हो? फिर अभी परचेज अकाउंट में डालते हो। टू सन्ड्रीज करके बैलेंस लेके आ रहे हो ना 1300 करके। अब मुझे बताओ, क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, आप लोग बोलोगे नहीं सर ये तो सही नहीं है, 1400 आना चाहिए था। इसको क्योंकि क्लोज कर दूंगा और ट्रेडिंग में डाल दूंगा तो 1300 ही आ रहा है। नहीं सर ये तो गलत है। तो फिर क्या करें? एंट्री मारने भाई, अभी क्या करके एंट्री मारेगा उधर? क्योंकि इधर अमाउंट तो पार्टी वाइज तो बराबर डाला है, टोटलिंग में मिस्टेक की है, तो एंट्री क्या मारोगे इस केस में? कोई एंट्री पॉसिबल है? नहीं है ना। हाँ, तो ऐसे वन साइडेड जहाँ पे एंट्री पॉसिबल नहीं वहाँ पे आप स्टेटमेंट बनाओगे। तो इस केस में क्या करोगे? इधर लिखोगे टू अंडरकास्ट ऑफ परचेज बुक्स या अकाउंट जो भी है, 100 से डाला, अब हो गया 1400। अब जब ट्रांसफर करोगे तो 1400 जाएगा। समझ में आ रहा है? वही है, देखो, परचेज अकाउंट टू बी डेबिटेड, परचेज अकाउंट टू बी डेबिटेड यानी डेबिट साइड में एंट्री आएगी विद ₹100, विद ₹100 क्या? टू अंडरकास्ट ऑफ परचेजेस ₹100, करेक्ट। तो आप बोलोगे सर ये जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री इधर पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम स्टेटमेंट बनाएंगे और सिंपली वो अमाउंट ला के इधर डाल देंगे। अब तो बराबर है ना, 1400 आ रहा है ना, ठीक है। बस ये यही तभी कंफ्यूज हो रहा था बहुत कि जर्नल एंट्री की क्या है करके, ठीक है, यही चीज़ है। क्लियर? तो आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? कब पॉसिबल है? देखो, यही मैं बार बार बोलता हूँ कि जहाँ पे ऑटोमेटेड सिस्टम है आपके पास, जैसे कि टैली, उधर ना अगर आप अमाउंट डेबिट और क्रेडिट प्रॉपर नहीं डालोगे ना तो वह एंट्री लेगा ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वहाँ पे आप डालते हो सब बैलेंसेस बराबर मैच करते हुए आता है। ओनली थिंग उधर टोटलिंग एरर नहीं हो सकती, टोटलिंग में एरर नहीं होगी। एरर अगर आपने अमाउंट गलत डाला है तो गलत जाएगा, तो आप वैल्यू इनपुट गलत डालोगे या लेजर गलत सेलेक्ट करोगे तो वो सारा होता है।
तो वो तो ऑटोमेटेड सिस्टम है, उधर इस तरीके का अलग से रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप, क्योंकि एट अ टाइम जो भी बैलेंस है प्रॉपरली लेके ही आगे बढ़ना है। सेकेंड चीज़, ये कहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ पे आप कैलकुलेशन खुद से कर रहे हो, मशीन नहीं कर रहा, खुद से कर रहे हो। या तो बुक्स मेंटेन कर रहे हो या तो एक्सेल में बनाते हो अकाउंट्स को। बहुत सारे लोग आज के डेट में भी एक्सेल में बनाते हैं। जैसे बुक्स में आप लेजर मेंटेन करते थे, वो लोग एक्सेल में लेजर मेंटेन करते हैं। बुक्स, एक्सेल, ऐसा कोई सिस्टम जहाँ पे ऑटोमेटेड नहीं है, जहाँ पे आपको उठा उठा के फिगर्स डालना, आपको पोस्ट भी आपको करना है, फिर उसको जाके लेजर भी आपको बनाना, उन जगहों पे इस तरीके के मिस्टेक्स बहुत होते हैं। तो जैसे मेरा 1300 मैंने इधर कर दिया, लेकिन फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से बढ़ाना पड़ेगा, एक्चुअल में तो 1400 ही है। तो मैं इधर नहीं, मैं ले जाके इधर ही क्या करूँगा, डायरेक्टली अकाउंट में डाल दूंगा, टू अंडर कास्ट ऑफ परचेज, बैलेंस आ गया। क्लियर। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि भाई द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाई 50। इसका भी सेम प्रॉब्लम, रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न का बुक क्या हो गया, अंडर कास्ट हो गया। सेम चीज, चलो इस जगह पे मैं सेल्स रिटर्न लिख देता हूँ। इतने लोगों से सेल्स रिटर्न आया था, ठीक है, इतने लोगों से सेल्स रिटर्न आया, टोटल फिगर होना चाहता 13, टोटल फिगर होना चाहता 1400, लेकिन पकड़ा कितना 1350, 50 से अभी शॉर्ट हो गया, 50 से क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, मतलब कम पकड़ा, टोटलिंग करते टाइम गलती की, 1350 ही पकड़ा। तो अभी क्या करोगे, अंडर कास्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। अब अंडर कास्ट ऑफ सेल्स रिटर्न क्यों, क्योंकि भाई सेल्स रिटर्न कितना आना चाहता, 1400, करेक्ट, ठीक है ना। तो 1400 को अभी 1400 को मुझे 1350 मैंने पकड़ा टू सन्ड्रीज करके। तो अगर मुझे सेल्स रिटर्न का वैल्यू बढ़ाना है, तो रिमेंबर रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न आप डेबिट करते थे। जैसे कोई पार्टी अगर सेल्स को रिटर्न करता था, सेल्स करते थे, आप पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स मारते थे, वही रिटर्न करता तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी करते थे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अंडर कास्ट ऑफ सेल्स रिटर्न 50। अब मैच हो गया, बस वही चीज़ है। देखो, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट इज पोस्टेड ₹50 शॉर्ट, डेबिटेड विद ₹50, डेबिटेड विद ₹50। So 2 under cost of return inward is equal to ₹50. Okay. Next, a sum of ₹250 written off as depreciation on machinery, has not been debited to the depreciation account. क्या बोल रहा है, सम ऑफ ₹250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हैज नॉट बीन डेबिटेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो भाई मशीनरी से तो मैंने मशीनरी को मैंने कम कर दिया, कितने से, 250 रुपये से, क्या बोल के कि भाई ये तो डेप्रिसिएशन है। फॉर एग्जांपल 1000 की मशीनरी 250 कम कर दिया, बोला कि भाई डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन है, तो मशीनरी में तो मैं तो एंट्री मार दिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाला नहीं है। तो बताओ अभी एंट्री कैसे मारेंगे, आप ऐसे तो नहीं मार सकते ना। तो आप बोलोगे कि सर उधर मशीनरी लिख दो, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते, उधर अभी सारा बैलेंस करके बैठे हो, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये एडिशन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करोगे उस केस में कि भाई ये आपने ओमिशन किया है, तो जैसे कि ये मिटा रहा हूँ मैं, जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका, ठीक है, बराबर ना। तो एंट्री जब आती है मशीन से डेप्रिसिएशन करते तो क्या आता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीन सो एंड सो 1000 ले लिया, 2 प्लांट्स एंड इक्विपमेंट 10,000 आ गया, ऐसे अलग अलग डेप्रिसिएशन आपने क्या किए, डाल दिए। अब इधर बोला मशीन का जो 250 आपने लिया है उसको आपने डाला नहीं, तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मशीनरी की जगह पे लिख सकते हो, या ओमिशन ये लिखोगे, ओमिशन ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक रेक्टिफिकेशन है, आप पकड़ रहे हो, रेक्टिफिकेशन और एक पकड़ रहे हो, तो ओमिशन ऑफ डेप्रिसिएशन कितने से, 250। तो देखो डेप्रिसिएशन अभी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, डेप्रिसिएशन बढ़ गया। पहले कितना आ रहा था, 11,000, अब 11,250। तो अल्टीमेटली क्या था, डेप्रिसिएशन में तो नहीं डाला था ना, आप डाल दिया उठाकर। तो आप बोलोगे सर कि मशीनरी क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि ये मशीन भी डाल सकते हो, बट ब्रैकेट में आपको लिखना ही पड़ेगा कि ये एंट्री ओमिटेड है।
ये एंट्री ओमिटेड था, अभी हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, नहीं तो गलती किधर किधर हुआ कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये एंट्री ओमिटेड था, अब हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। बस टू टू देखो, टू इसका ध्यान रखना, टू एंड बाई का, तो टू ओमिशन ऑफ द डेप्रिसिएशन 250। आप लोग बोल रहे होंगे सर ये आप टू कैसे डिसाइड कर रहे हो सर। अरे देखो, मशीन से जब डेप्रिसिएशन लेते क्या एंट्री मारते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और वो जो टू कितना वैल्यू था 250, वही तो मैंने नहीं डाला, तो वो अभी डालना है तो वही एंट्री मारूंगा ना टू साइड में ही। समझ में आ रहा है। फिर फोर्थ, अ पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरीज टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। क्या हुआ, सैलरी का लेजर है, ये मिटा लो। समझो सैलरी का लेजर है, एंट्री क्या आएगा जब सैलरी दोगे तो खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक वगैरह, और अगर पार्टी है तो पार्टी आ जाएगा। तो खैर मोहन भाई साहब का क्या है, अ पेमेंट ऑफ ₹75 हैज़ बीन पोस्टेड ट्वाइस, तो दो बार, या तो बैंक बैंक डालेगा, टू मोहन पकड़ लो, टू मोहन 75, टू मोहन 75, ऐसा 75 और 75 कितने बार आ गया, दो बार आ गया। कितने बार आया, दो बार आया। तो एक्चुअल में कितना आना चाहिए, एक बार। तो इस एक को हमें नलीफाई करना पड़ेगा, तो नलीफाई करने के लिए मैं अभी लिख चुका हूँ, मैं कैंसिल तो नहीं कर सकता, सिंपली मैं क्या बोलूँगा, बाय डबल पोस्टिंग। कितने से, 75 से। देखो अभी 150 माइनस 75 करोगे तो 75 इतना ही पीएनएल में ट्रांसफर होगा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, बराबर ना, करेक्ट है, एक ही सैलरी है। ओके, बस सैलरी इज ट्वाइस पोस्टेड, रिमूव विद क्रेडिट एंट्री, सो बाय डबल पोस्टिंग ₹75,000। नेक्स्ट, a total of bills receivable book ₹1,500 has been posted to the credit of the bill receivable account। गलती क्या किया लोग ने, मिटा रहा हूँ, ये बिल रिसीवेबल बुक है, जिसका बुक बनाना है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है वो सब्सिडरी बुक्स कुछ भी बना, ठीक है। ये बिल रिसीवेबल का बुक है, योगेश से आया, शुभम से आया, सानिका से आया, आरुषि से आया, पूजा से आया, ऐसा 100, 200, 2000 लिख दिया, 1000 कर देता हूँ, 4000, 6000, ठीक है। ऐसा बिल रिसीवेबल सब आते गए, टोटल करो कितना आता है, 10-13,000। ये हो गया मेरा बिल रिसीवेबल का टोटल, जो बिल बुक में मैंने बिल रिसीवेबल बुक में बना, अब इसको ले जाके किधर में डालूंगा, बिल रिसीवेबल के एंट्री में। तो अपने केस में कितना है, कितना बोल रहा हूँ, अब बिल रिसीवेबल ऑफ 15,000 पोस्टेड, तो चलो उतना ही करते हैं, 1 2 6 4 कर लेते हैं, करेक्ट ना, बराबर आएगा, 1500 है ना, 1500 इतना आना चाहिए था। आपको किधर डालना चाहिए था, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू सन्ड्रीज, बैलेंसेस लेके आया कितना, 1500, ऐसा डालना चाहिए था ना, बराबर ना। आपने क्या किया पता है, लाके क्रेडिट में फेंक दिया इसको, बाय सन्ड्रीज 1500। अभी बिल रिसीवेबल है कि लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल थोड़ी ना है, बिल्स रिसीवेबल है, डेबिट में आना चाहिए था, आपने किधर डाल दिया, क्रेडिट में, आपने डाल दिया क्रेडिट में। अब क्या करोगे, लिख दिया भाई हमने, अब क्या कर सकते हैं, अब मारो, टू ओमिशन ना, या रॉन्ग पोस्टिंग, टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बिल 3000। ओह, अब आप सोचे सर ये क्या कर रहे हो, 3000 क्यों, 3000 क्यों सर, अरे 3000 इसलिए क्योंकि पहले तो इसको मुझे नलीफाई करना पड़ेगा, प्लस 1500 का मुझे इधर बुक करना चाहता ना, तो वो भी बुकिंग साथ में, अल्टीमेटली मेरा बैलेंस क्या आना चाहिए,
1500, तो 3000 बाय बैलेंस क्लोज डाउन कितने से, 1500 से। देखा, अल्टीमेटली इधर 1500 लिखता तो बैलेंस 1500 से क्लोज होता, लेकिन उधर डाल दिया तो पहले ये नेगेटिव है, नेगेटिव को कम किया, फिर पॉजिटिव 1500 भी तो डालना है, तो इसलिए टोटल 3000। ओके, बस वही लिखा है। बिल रिसीवेबल wrongly credited, debit the bill receivable, to wrong posting of bill receivable। ओके, अभी नेक्स्ट हरी वाला क्या बोल रहे हैं, the amount of 151 for a credit sale to Hari, although correctly entered in the sales book, has posted as rupees 115। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता चले कि हाँ अच्छा हम ऐसे इसलिए कर रहे करके। अब यहाँ अमाउंट ऑफ 151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन दी सेल्स बुक में बराबर एंट्री मारी, बराबर अमाउंट की मारी, ठीक है। क्रेडिट सेल में क्या होता है, हरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल्स, ठीक है, सेल्स। तो 151 सेल्स बुक में बराबर एंट्री मारी, सेल्स बुक में बराबर आई, मतलब सेल अकाउंट में भी वो बैलेंस बराबर ही ट्रांसफर हुआ। तो आगे देखते हैं, ऑल्दो करेंटली एंटर्ड इन द सेल बुक हैज़ बीन पोस्टेड एज ₹115। तो भले ही सेल्स बुक में भले करेक्टली एंटर हुआ है, लेकिन इधर कॉमा देके हैज़ बीन पोस्टेड, इसका मतलब ये है कि हरी के पर्सनल अकाउंट में ना कम डाला है, ठीक है। हरी के पर्सनल अकाउंट में क्या किया है, कम डाला है, पर्सनल अकाउंट में क्या किया, कम डाला है। तो आप क्या करोगे अभी, हरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल्स कितना, 151 आना चाहिए, लेकिन नहीं 115 आया है, क्योंकि उधर सेल्स बराबर बोल रहे, सेल्स बराबर रिकॉर्ड किया, इधर हरी की बात कर रहे हो। देयरफॉर टू रॉन्ग पोस्टिंग कितने से 36 से, तब जाके आपका क्या आएगा 151 का बैलेंस बाय बैलेंस क्लोज डाउन, समझ गए। बस 7 तो उधर ये नहीं बोल रहा है कि भाई वो उस सेंटेंस का मतलब ये निकलता है कि भाई सेल्स बराबर है, लेकिन पर्सनल अकाउंट में हमने अमाउंट गलत डाल दिया। अभी डिस्काउंट अलाउड टू सतीश ₹25 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, द अमाउंट हैज़ बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट यानी सतीश के पर्सनल अकाउंट में डिस्काउंट दिया तो क्या होगा, डिस्काउंट कब देते, जब वो पैसे देने वाला रहता है तब। तो डिस्काउंट दिया तो क्या एंट्री आता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सतीश, ठीक है। 25 ऐसे आना चाहिए, 25 ऐसा आना चाहिए। ये एंट्री तो आपने बराबर पोस्ट कर दी, बुक्स में लिख दिया, ठीक है। क्या करके, सतीश के बुक्स में लिख दिया बाय डिस्काउंट अलाउड करके 25। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, इसको ले जाके, क्योंकि कैश डिस्काउंट है, इसको ले जाके डालना था कैश अकाउंट में, इसको ले जाने के डालना था कैश बुक में। तो उधर तो आपने ये ऐसा कुछ किया नहीं, तो कैश बुक में अभी क्या करोगे, इसको पोस्ट करना है तो क्या करोगे बताओ। कैश बुक में टू ओमिशन, कैश बुक में क्या करके लिखोगे, डिस्काउंट वाले कॉलम के अंदर टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट कितना 25। अब ये ओमिशन ऑफ डिस्काउंट क्यों, क्योंकि भाई 25 पकड़ना था, उसने सतीश के लेजर में पकड़ लिया, लेकिन कैश बुक में नहीं पकड़ा, इसलिए ओमिशन। क्लियर। तो आई होप यू अंडरस्टूड। सो डिस्काउंट नॉट क्या लिखा है, पोस्टेड, डिस्काउंट नॉट पोस्टेड इन द कैश बुक, देयरफॉर डेबिट द कैश बुक डिस्काउंट कॉलम। डिस्काउंट कॉलम का डेबिट करोगे, क्या एंट्री मार्केट टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट के कॉलम के अंदर 25 रुपये लिखोगे, टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट टू सतीश। क्लियर। तो आई होप अभी आप लोग को समझ में आया कि जहाँ पे एंट्री पॉसिबल नहीं है वहाँ पे आप ये चीज़ लिख कर करोगे। कौन सा, अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो ही, आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो इसका सिनेरियो चेंज हो जाता है। ओके, देख लो।